Good morning, students. So this is the second day of our answer writing program, and I have given the three topics today. And one of the important topic is population and its associated issues. Each second year UPSC is posting a 10 marker question, asking a 10 marker question on the population. So I'll be providing some of the important information about the population and the associated issues, and at the same time you may also learn how to make your own notes. So let's start from here. फर्स्ट इज़ डाटा के अंदर हम सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 142 करोड़ है, ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 68% जो पॉपुलेशन है ना वो 15 टू 64 ईयर्स के बीच में है, और 26% पॉपुलेशन है 10 टू 24 ईयर्स के बीच में। इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का एरा है, ठीक है। देन फर्टिलिटी रेट हमारा कितना है? 2.0, और वो स्टेडली ड्रॉप कर रहा है। रिप्लेसमेंट रेट, जो टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट है, वो 2.1 है। और उसके रीजंस क्या है कि वो 2.1 पे पहुंच चुका है? इसके रीजंस है कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सेस टू दी हेल्थ केयर सर्विसेज बढ़ा है, वेल्थ और एजुकेशन की एक्सेस बढ़ी है। तो इस वजह से लोग थोड़े अवेयर हुए हैं, और उन्होंने जो हमारा फर्टिलिटी रेट कम हुआ है और हम 2.1 रिप्लेसमेंट रेट के ऊपर पहुंच गए हैं। देन एक इंपॉर्टेंट डाटा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल की 71 ईयर्स है और फीमेल की 74 ईयर्स है, ठीक है। देन डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड 68% पॉपुलेशन ऑफ द यूथ इज़ द वर्किंग पॉपुलेशन। सो अगर कहीं पे आपको पॉपुलेशन एज ए ह्यूमन रिसोर्स दिखाना पड़ जाए कि पॉपुलेशन के फ़ायदे क्या हैं, तो यंग पॉपुलेशन की 68% पॉपुलेशन यूथ है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड वो एक तरह से हमारे लिए है। देन इंपॉर्टेंट इज व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के फैक्टर्स को क्या अफेक्ट कर रहा है? सबसे पहले तो बर्थ रेट इफेक्ट करती है। अगर आपकी बर्थ रेट हाई होगी तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी हाई होगी, ठीक है। और हाई बर्थ रेट क्यों होती है? जब आपकी लिमिटेड एक्सेस होती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को। तो अब कुछ कंट्रीज़ होती हैं, जैसे सब सहारन कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर नाइजर हो गया, चाड, वहाँ बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। देन डेथ रेट, अगर आपकी डेथ रेट कम होगी ड्यू टू दी, और ये डेथ रेट कम क्यों होती है? अगर आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी होगी, आपकी सैनिटेशन और न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी, क्योंकि आपकी डेथ रेट कम हो गई है। बहुत सी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है जैसे जापान, उसमें ये फिनोमिना देखने को मिल रहा है। देन थर्ड इज़ द फर्टिलिटी रेट के अंदर क्या है कि इफ़ देर आर सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है, दे हैव द हाई फर्टिलिटी रेट 4.3 चिल्ड्रन पर वुमेन। अगर आपका फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यू विल हैव हायर पॉपुलेशन ग्रोथ। देन एक्सेस टू द एजुकेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट की बात हम करते हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन और एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो जाते हैं उनके कम चिल्ड्रन होने लगते हैं। ये क्यों होने लगते हैं? क्योंकि दे गेट डिलेड मैरिजेस होती हैं उनकी, और दे प्रेफर द स्मॉल फैमिली साइज़। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल साउथ कोरिया है, जहाँ पे हायर फीमेल एजुकेशन होने की वजह से बर्थ रेट डिक्लाइन की है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेरस हो गए तो आप फैमिली प्लानिंग चॉइसेस को बनाने लग जाएंगे और आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। देन इज़ द इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, रिडक्शन इन द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड एक्सेस टू द क्लीन वाटर। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप हेल्थ केयर सर्विसेज आपकी इम्प्रूव हो रही हैं, आप चाइल्ड मोर्टेलिटी जो रेट है उसमें रिड्यूस हो रहा है, और क्लीन वाटर को आप एक्सेस अच्छे से कर रहे हैं, क्लीन वाटर की एक्सेसिबिलिटी है, तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ सही से होगी। देन वी कम टू द कल्चरल एंड द रिलीजियस फैक्टर्स। कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर भी इम्पैक्ट करते हैं आपकी फैमिली साइज़ का। कुछ बहुत, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा है कि बहुत सारे रिलीजन होते हैं वो प्रो नटाल रिलीजन होते हैं, जैसे हिंदुज़म के अंदर बोला जाता है कि हिंदुज़म में जैसे बोला जाता है कि फ्यूनरल पायर्स को जो आग देगा वो लड़का देगा। तो इस वजह से ज़्यादा जब तक आप मेल चाइल्ड नहीं होता है तब तक बच्चे पैदा करते रहते हैं। उसी तरह से इस्लाम हो गया, वो भी एक प्रो नटाल रिलीजन हो गया। सेकंड इज़, इन कुछ कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे लार्ज फैमिली को डिज़ायरेबल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ नहीं लिखा है वो ये है कि जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं ना, अगर इफ़ यू लिव इन द जॉइंट फैमिली तो आपके नंबर ऑफ़ चाइल्ड्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनकी टेक केयर करने के लिए लोग होते हैं। देन गवर्नमेंट पॉलिसी, दो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल द इंडिया गवर्नमेंट लॉन्च दी हम दो हमारे दो। एट द सेम टाइम इफ वी गो टू द चाइना, देन वन चाइना पॉलिसी, इफ द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू इट्स पॉलिसीज, then definitely the population growth will decline.
Then migration or like government policy. On the other side, if we go to the Western countries, their population is declining, so the government is adopting the policies which increases the growth rate of the population, that is the birth rate among the youth. Then the migration is basically of the two types. One is the immigration. If there is a country and immigration is high in that country, then it will lead to the population growth. But emigration, if one country from which the population is emigrating, it is going to the other nation, then the population will reduce. For example, USA is experiencing the high population growth, and the reason for the high population growth is the immigration in the USA. Then we come to the negative impacts of the population growth. What are the overpopulation effects? So this is the important point ki what are the negatives of the population growth for a country. So first point is there will be the restraint on the resources. For example, land, water and the food. If there will be the restraint on the resources, this will lead to the environment degradation. So these 2 points are interrelated to each other. And how the environment degradation will happen? It will happen through the increased pollution, deforestation and the depletion of the natural resources. Then if there will be the high population growth, then there will be definitely pressure for the urbanization. So this will lead to the unplanned urbanization, and due to the unplanned urbanization, there will be the inadequate infrastructure to support the influx of the immigrants in that particular city or town. Then so if there will be the overpopulation in a particular town, that there will be needing more, there will be a need of the more social welfare schemes and the health services and the education facilities. So this is going to restrain the resources of the government, so it will overburden the government welfare schemes. Then fourth is basically the healthcare challenges will also rise. For example, government is not able to provide the quality medical services. It will not able to control the disease outbreak. For example, the COVID-19 outbreak recently, the major reason for the COVID-19 outbreak was to spread so fast was that unplanned urbanization, because there was so much density in the urban places that the physical contact was very easy to happen. Then other point is the education, the quality education, limited access to the education and the lower literacy rate. As the population will increase, the resources of the government will be strained towards the education budget, so there will be limited access to the education, and it will lead to the lower literacy rate. And if there is a population growth, it can also perpetuate the poverty by straining the resources and exacerbate the income inequality. अगर कहीं पे पावर्टी हो जाती है तो उससे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, तो रिसोर्सेज के ऊपर बहुत रिस्ट्रेंट पड़ेगा और इनकम इनक्वालिटी बढ़ेगी, जिससे पावर्टी बढ़ जाएगी. देन द नेक्स्ट इज if there is a population growth, then there will be conflict over the essential commodities, and in the extreme cases population can contribute to the migration pattern. अगर लिमिटेड रिसोर्सेज आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इसको लेके कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से it can conflict बढ़ेंगे due to on the essential commodities. Then biodiversity loss if increasing population, so we will be needing the more habitat to resettle that population. So this will lead to the habitat destruction, and this will threaten the plant and the animal species. This is the another negative impact of the population growth. Then another is the strain on the agriculture. As there will be more population, so demand for the food is increasing. This will put the pressure on the agricultural system, and we will go for the unsustainable farming practices. For example, we have put the over emphasis on urea. ठीक है, so putting the pressure on this will put the pressure, and this may lead to the soil degradation, and this will reduce the food security of the nation. So these are the important and negative impact of the population growth, and we have covered the different dimension it here. So today what a question I am going to give you, you will see that question, and this is related to the poverty and population dynamics. So this basically जो ये line है can परपचुएट पावर्टी बाय स्ट्रेनिंग रिसोर्सेज की पावर्टी और पॉपुलेशन का जो डायनामिक्स है ना, उस क्वेश्चन के अंदर दिखाया है, तो वो आपको आज लिखना है. थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस उसके अंदर लगेगा. आप कंटेंट सर्च करिए और उस क्वेश्चन को लिखिए. देन इंपॉर्टेंट इज पॉपुलेशन. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई थी. ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी थी ताकि एड्रेस किया जा सके इंडिया के पॉपुलेशन चैलेंजेस को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके. ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको याद क्या रखना है कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 का टारगेट रखा गया है. मोर्टेलिटी रेट का जो टारगेट है वो 80 बाय 2015 था. IMR का टारगेट 28 है.
ठीक है, बस ये 3 टारगेट याद रखने की जरूरत है, इसे भी आप भूल जाइए। देन वी कम टू दी व्हाट आर दी वेरियस गवर्नमेंट स्टेप्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो दीज स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट, इफ यूपीएससी कैन डायरेक्टली आस्क व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू पॉपुलेशन ग्रोथ एज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और सम ऑफ दीज पॉइंट्स कैन बी यूज्ड इन द कंक्लूजन like a way forward. Then first point is इंडिया का जो थर्ड 5 year प्लान था, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्टरलाइजेशन टेक्निक्स एंड कॉपर्टी इन दैट। सेकंड इज द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया था। अंदर वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको पढ़ लेना, सिर्फ ये हेडिंग से क्वेश्चन में यूज़ होंगे। देन रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया। जननी सुरक्षा योजना इसलिए इंट्रोड्यूस की गई ताकि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट कर सकें। देन मिशन परिवार विकास शुरू किया गया। देन प्रेरणा प्रोग्राम था। प्रेरणा प्रोग्राम जो था वो बेसिकली एज ऑफ मैरिज को डिले करने में था और हेल्दियर फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने से रिलेटेड था। देन वी कम टू द 2+1 पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्म्स। 2+1 population control norms has been encouraged by the different state, for example the Rajasthan and the Madhya Pradesh, and the aim of this policy is to control the population by restricting the candidate with more than 2 children from contesting the local body elections. So this is an important initiative. ये 2+1 population norms ये बहुत जगह यूज़ हो सकता है। देन प्रमोशन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए बहुत ही अवेयरनेस जनरेट की है। देन गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर द अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल द हम दो हमारे दो प्रोग्राम। सो कंक्लूजन इज, सो इसका हम एक कंक्लूड भी कर सकते हैं कि while these initiative have yielded the positive outcome in the some region and challenges remains including uneven implementation, cultural norms and limited access to the services। तो क्रक्स इसके अंदर ये है कि जो कल्चरल नॉर्म्स है ना वो भी एक बैरियर की तरह काम कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हालांकि इतना लंबा कंक्लूजन आप नहीं लिख पाएंगे, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, देन वी कम टू दी वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड के अंदर गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को, यूनिवर्सल एक्सेस टू दी क्वालिटी हेल्थ केयर करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। वी शुड प्रमोट दी जेंडर इक्वालिटी। देन फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने की ज़रूरत है। टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन टू डिस्पेल द मिथ्स। जैसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं, जैसे हमारे हिंदुइज्म के अंदर है कि फ्यूनरल पायर है, उसके अंदर जब तक आपका लड़का आपकी चिता को आग नहीं देगा तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। So these myths have to be dispelled to control the family planning. Then engage with the youth through the, so we should engage with the youth through education, workshop and counseling. ठीक है, और आपको कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। यू शुड इंसेंटिवाइज फॉर द स्मॉल फैमिलीज। गवर्नमेंट इनिशिएटिव शुड बी implemented in the letter and spirit. Data driven approach is to be adopted, so she should analyze the demographic data and make the strategies according to that. Then we should promote the employment opportunity, especially for the female, that will delay the marriage and ultimately the childbirth. Then environment sustainability is an important point. We should raise the awareness among the people about the link between the population growth and the environment degradation. So this is basically an holistic approach which is consisting of all these points should be the way forward. So अगर तो आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए पार्ट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कि क्या किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, तो आप सब लिखिए। बट अगर आप सिर्फ को कंक्लूड करना है 2-3 से 4 लाइन के अंदर, या जो भी आपके 40 वर्ड्स हैं, तो इसके अंदर आप यहाँ से 3 या 4 स्टेप्स उठाइए और उनको आप पॉपुलेशन पॉलिसी से लिंक कर दीजिए, एंड दैट लिंक टू दी रेलेवेंट एसडीजी। तो थोड़ा टेक्निकल आपका कंक्लूजन दिखना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट को कितना उठा के आंसर में कितना डालना है। सो आई होप इससे आपको थोड़ा पॉपुलेशन एज अ पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इशू का आइडिया लगा होगा। थैंक यू।